अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मी नौशीन चौधरी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड मैं हूँ आप लोगों के साथ सुंबल चौधरी जी। तो वी होप सो कि आप लोग ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं उसका नेम है, आज जो वीडियो लेके आए हैं, लेसन फ्रॉम बांग्लादेश 50 ईयर्स आफ्टर 1971 लिबरेशन। तो एक इंडियन यूट्यूबर हैं, इन्होंने वीडियो बनाई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। 16 दिसंबर का दिन शायद इकलौता ऐसा दिन हो जो बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान तीनों ही कभी नहीं भूल पाएंगे। बांग्लादेश इसलिए क्योंकि 16 दिसंबर को मनाया जाता है लिबरेशन डे और याद किया जाता है बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके 50 साल पूरे होते हैं आज। इंडिया में हम इस दिन को याद करते हैं फॉर द 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, जिसमें इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश को आजाद करने में एक अहम रोल प्ले किया था। 13 दिनों में पाकिस्तान के जज्बात ही नहीं बल्कि मैप ही पूरा बदल डाला। लेकिन हमारे आर्म्ड फोर्सेस के 12,000 बहादुर, कई शहीद हुए, कई घायल हुए और आज की डेट तक भी कई मिसिंग इन एक्शन ऑफिशियली माने जाते हैं। पाकिस्तान चाहकर भी यह दिन नहीं भुला सकता क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतिहास में सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर दिसंबर 16-17 को हुआ, जब 90,000 से ज्यादा वेस्ट पाकिस्तान के सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन, पैरामिलिट्री पर्सनल ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया और बोला हमसे ना हो पाएगा। पाकिस्तान आज भी भारत को जिम्मेदार मानता है अपने बंटवारे और बांग्लादेश के छिन जाने के लिए। हालांकि जिम्मेदार पाकिस्तान खुद ही था, बताता हूं कैसे 2 मिनट में। लेकिन एक देश के जन्म में हमने इतना बड़ा रोल प्ले किया, पाकिस्तान के गरूर को इतनी डिसाइसिवली तोड़ा, तो सेलिब्रेट करने की बात तो है, बिल्कुल है। लेकिन बांग्लादेश के गठन के 50 साल बाद हमें अपनी दशा और दिशा उसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। आज बांग्लादेश हमसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम, हंगर इंडेक्स में आगे चले गया है। एशियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जो खिताब हमारा था, जिस पे हमें गर्व होता था, आज वो बांग्लादेश के पास है। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश एक ऐसे खतरे से जूझ रहा है जिसने भारत को भी अंदर से कुतरना शुरू कर दिया है। क्या है यह खतरा और बांग्लादेश से क्या सीख और क्या चेतावनी हमें लेनी चाहिए, जानेंगे आज के एपिसोड में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। सिर्फ धर्म के नाम पर काम करोगे तो काम आधा ही होगा। पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही हुआ। 1947 में पार्टीशन हुआ, बना वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, एक धर्म पर आधारित देश जो 2 भागों में बना, जिसके बीच में 1600 किलोमीटर हिंदुस्तान था। अब प्रॉब्लम यह आई कि ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश, यहां रहते थे 75 मिलियन लोग जो प्राइमरीली बंगाली मुसलमान थे और हिंदूज थे, क्रिश्चियंस थे, बुद्धिस्ट थे। वेस्ट पाकिस्तान से चाल चलन सब में अलग, साथ ही में सोच भी अलग थी क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान ज्यादा लिबरल था कंपेयर टू द पठान्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तानी हुकूमत को अब यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ना समझ में आई, तो उन्होंने सोचा क्या करें भाई। तो उनका सोल्यूशन निकला वन नेशन वन आइडेंटिटी, वन नेशन वन लैंग्वेज, और शुरू हो गई जद्दोजहद बंगाली लैंग्वेज को सरकारी महकमे से बाहर निकालने की। उर्दू को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया और बांग्ला को नंबर 2 का दर्जा भी नहीं दिया। बंगाली कल्चर का गला घोटने की भी कोशिश हुई। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की रचना तो कर डाली, लेकिन बांग्लादेश को आजादी के रास्ते पर भी उन्हीं ने डाला। 1948 में जिन्ना पहली और आखिरी बार वेस्ट पाकिस्तान गए और ढाका यूनिवर्सिटी के कर्जन हॉल में यह घोषणा कर दी कि उर्दू और सिर्फ उर्दू पाकिस्तान का नेशनल लैंग्वेज होगा, और जो लोग बांग्ला भाषा की पैरवी कर रहे हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग मेंबर्स हैं। सोच के अजीब लगता है, लेकिन राष्ट्रभाषा जबरन ठूसने से, किसी की मदर टंग को अपमान करने से एक देश का विभाजन हो सकता है। जी हां, इसीलिए भारत में कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, राजभाषा है, क्योंकि हम किसी भी भारतीय का अपमान, किसी भी भाषा का अपमान और किसी भी कल्चर का अपमान नहीं चाहते हैं। और यही हमारी ताकत का सीक्रेट है, यही इंग्रेडिएंट है सीक्रेट सॉस। भाषा ही नहीं, देश को 1600 किलोमीटर की फासले में चलाना भी मुश्किल था फ्रॉम डे 1। अब जियो इंटरनेट भी नहीं था तो जूम कॉल कर लें, हैं? तो शुरू हो गई मांग सेपरेशन की और बनी आवामी लीग एज अ काउंटर टू द रूलिंग मुस्लिम लीग।
1970 शेख मुजीबुर रहमान के अंडर आवामी लीग ने इलेक्शंस में भारी जीत हासिल की। यह ईस्ट पाकिस्तान में आजादी के बाद पहला इलेक्शन था। लेकिन यू सी टू मच डेमोक्रेसी। वेस्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर याया खान ने फरमान जारी किया, बांग्लादेश में मार्शल लॉ घोषित कर दिया और इलेक्शन रिजल्ट्स गए तेल लेने। अब बंगाली नेशनलिज्म को कुचलने के लिए वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री सरकार ने तबाही मचानी शुरू कर दी अंडर द नेम ऑपरेशन सर्चलाइट। हिंदी में बोले तो बेसिकली कहने का मतलब यही था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर 9 महीने चली और इसमें वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ प्रो पाकिस्तान इस्लामिस्ट ग्रुप्स जैसे जमात इस्लाम एंड मर्सनरी आर्मीज रजक्सर्स ने लगभग 2 से 3 लाख बांग्लादेशियों को मार डाला। लाखों और बांग्लादेशी भागकर भारत में आ गए एज रेफ्यूजीज। उधर बांग्लादेशी नेशनलिस्ट ने भी अपनी गुरिल्ला फोर्स बनाई, मुक्ति बाहिनी, और पाकिस्तान को कड़ा टक्कर दिया। इसमें इंडिया का भी काफी कोवर्ट सपोर्ट रहा, ट्रेनिंग एंड इक्विपिंग द बाहिनी। ऐसा नहीं था कि भारत बांग्लादेश की मिलिट्री मदद करने के लिए डे 1 से रेडी था। हमारी आर्मी, हमारी इंटेलिजेंस रॉ ने यह बात साफ कर दी थी कि जल्दबाजी करोगे तो पाकिस्तान के इंटरनल मामले में दखलंदाजी मानी जाएगी और इंटरनेशनल सिंपैथी पाकिस्तान के पास चली जाएगी। उल्टा भारत पर यह इल्जाम लग जाएगा कि वो पाकिस्तान का बंटवारा करना चाहती है। हमारी फौज ने पाकिस्तान को वैसे तो 13 दिनों में करारी हार दे दी, लेकिन यह सिर्फ फाइनल चेकमेट था। शतरंज की चालें बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। जनरल सैम मैनिक्शॉ ने इंदिरा गांधी को बता दिया था कि मॉनसून के बाद ही स्ट्राइक करना ठीक रहेगा, और सरकार ने इसके बीच एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक जंग छेड़ दी। इंटरनेशनल फोरा पे बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस का केस रखा गया और यह भी दिखाया गया कि यह मामला पाकिस्तान का इंटरनल इशू नहीं है, यह एक रेफ्यूजी क्राइसिस बन गया था इंडिया के लिए, और इससे पूरे रीजन में अस्थिरता फैल सकती थी। इंपॉर्टेंटली, यूएसएसआर के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी था कि चाइना कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। रिमेंबर 1962 के घाव अभी तक पूरे भरे नहीं थे, और यूएन जल्दबाजी में कोई ऑर्डर पास नहीं कर देगा जब मिलिट्री एक्शन जारी है। तो यह अश्योरेंस 30 नवंबर को न्यू दिल्ली के पास आई, और उसके बाद हमारे फोर्सेस को मिला ग्रीन लाइट। 50 साल पहले बांग्लादेश को मिली आजादी। उस समय वेस्ट पाकिस्तान उससे कई गुना और अमीर था। बांग्लादेश में बाढ़ और भुखमरी ज्यादा थी। पाकिस्तान के अमेरिकन बैकर्स इस बांग्लादेश के नए इंडिपेंडेंस से ज्यादा खुश नहीं थे। तब के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वेरी फेमस मैन, हेनरी किसिंजर ने कहा कि यह एक बास्केट केस देश बनेगा। माने बांग्लादेश में विकास नहीं होगा, यह देश कटोरा लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने खड़ा रहेगा। बाबा, इस साल बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी बढ़ी है 9% टू $2,227, यानी एक एवरेज बांग्लादेशी की कमाई 1,70,000 रुपए है। वही पाकिस्तान के लिए यह पर कैपिटा इनकम $1,543 है, माने 1,17,000 रुपए सिर्फ। एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट ने हाल ही में कटाक्ष मारते हुए कहा कि ऐसा ना हो कि 10 साल में पाकिस्तान को बांग्लादेश से मदद मांगनी पड़े, आर्थिक असिस्टेंस। आज बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% रिचर है, और कई मानों में बांग्लादेश भारत को भी टक्कर दे रहा है। हमारी पर कैपिटा इनकम $1,950 के आसपास है, यानी एक बांग्लादेशी औसतन एक भारतीय से $250 ज्यादा कमा रहा है। अब ये शॉकिंग बात इसलिए है क्योंकि सिर्फ 14 साल पहले, 2007 की बात मैं कर रहा हूं, बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम हमसे आधी थी। आज हमसे आगे निकल गई है। जब यह बात मीडिया में प्रकाशित हुई तो लोग मानने को तैयार नहीं थे, आग बबूला हो गए। ठीक वैसे ही जब हो गए थे जब मिनोज बांग्लादेश ने हमारी क्रिकेट टीम को हरा दिया, हमारी ग्रेट क्रिकेट टीम को हरा दिया। हमने बोला कल के लौंडे हैं, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। लेकिन यह मार हमने सिर्फ बांग्लादेश से कोरोना की वजह से नहीं खाई है। अगर आप पिछले 5 साल के आंकड़े देखें, अपने बोलो सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूं, हमारी जीडीपी 8% से -10% तक गई है। इसी समय में बांग्लादेश की ओवरऑल जीडीपी 7.38, 7.9, 8.2, 4.2% तक रही है। मैंने पैंडेमिक के बीच में भी ग्रोथ रहा है, और $33 बिलियन के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के बाद अब बांग्लादेश सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में भी आ रहा है। $5 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है उनके सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स की। 100 से ज्यादा SEZ बन रहे हैं जो बांग्लादेश को और बढ़ावा देंगे। मेक इन बांग्लादेश, जी हां।
साथ ही साथ बांग्लादेश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 इयर्स की है वर्सेस 69 इयर्स फॉर इंडिया। हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश 88th पोजीशन पे है, भारत 102 पायदान पर है। फीमेल पार्टिसिपेशन में बांग्लादेश 37% फीमेल पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में, वही इंडिया की 21% है और नीचे जा रही है। सरल भाषा में बोलूं तो बांग्लादेश में महिलाएं दुगनी अमाउंट में काम कर रही हैं, देश के विकास में योगदान दे रही हैं। यहां क्या हो रहा है? यहां सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऐड छप रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। बांग्लादेश ने बहुत लोगों को गलत साबित किया है, लेकिन बांग्लादेश से एक अहम सबक और हमें लेना है। आज बांग्लादेश इस्लामिक कट्टरपंथी से जूझ रहा है और सरकार के पास कोई ठोस जवाब नहीं है इसे हैंडल कैसे करे। जबकि जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश या जेएमबी जैसे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ऑलरेडी बैन कर दिया गया है। हाल ही में दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान के अपमान से एंटी हिंदू राइट्स भड़क गए थे और कई जाने इसमें गई। इस पर हमने पूरा एक एपिसोड भी बनाया था। बाद में सीसीटीवी फुटेज से साफ हो गया कि यह जानबूझकर करवाया गया था, माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए और लोगों को भड़काने के लिए। और यह एक वरिंग पैटर्न है। किसी भी हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट को पकड़ो, उसको फंसा दो, बोलो कि इसने अपमान किया है, इसने अपमान किया इस्लाम का, बस उसके बाद लॉजिक गया तेल लेने और जाने गई सस्ते में। फुल दंगा मोड ऑन। यह सब किया जाता है धर्म खतरे में है कि आड़ में। लोगों को धर्म के नाम में पप्पू बनाना बांग्लादेश में एक कला सी बन चुकी है और भारत में हमें ऐसे कलाकारों से बचने की जरूरत है जो धर्म के नाम पर हमें भड़काते हैं और हमें भटकाते हैं। नहीं तो देश को यह भस्म कर देंगे अपने स्वार्थ के लिए, अपने पावर के लिए। हालांकि भारत ने बांग्लादेश की आजादी में एक अहम रोल अदा किया है। हालांकि हमारी कल्चरल, लिंग्विस्टिक चीजें काफी सिमिलर हैं दोनों देशों में। हालांकि दोनों देशों की नेशनल एंथम्स गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखी हैं, लेकिन तब भी आज दोनों देशों के बीच रिलेशंस थोड़े स्ट्रेन्ड तो हैं। तीस्ता नदी की पानी की शेयरिंग की बात ले लीजिए, बांग्लादेश इमिग्रेंट्स को टर्माइट कहने की बात ले लीजिए, या मुस्लिम माइनॉरिटीज पर आए दिन जो अटैक्स हो रहे हैं जिसका खामियाजा बांग्लादेश में हिंदुओं को भुगतना पड़ रहा है। आज भारत बांग्लादेश के 50वें सालगिरह के पार्टी में आमंत्रित तो है, लेकिन रिटर्न गिफ्ट में हमें यह सीखना होगा कि पिछले 10-15 सालों में ऐसा क्या कर दिया बांग्लादेश ने जो वो इतना आगे चले गया है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी गतिविधियों से भी हमें सीख लेनी होगी और हमें सतर्क रहना होगा। अगर इंडिया को वर्ल्ड पावर बनना है ना, तो हमें कम से कम अपने पड़ोसियों को तो साथ में लेकर, हाथ मिलाकर उनके साथ आगे बढ़ना होगा। नहीं तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो दूर की बात है, पीछे फिसलते रहेंगे। जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो में भी वो अब तो इंडियंस भी मान रहे हैं इस बात को कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया से भी आगे निकल चुका है। और जो सबसे अच्छी बात कि बांग्लादेश में औरतों की आज़ादी, उनके हकूक़ का ख्याल, और जैसे वो एम्प्लॉयमेंट में, स्टडीज़ में सबसे आगे आई हैं, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बेस्ट है। काफ़ी ज़्यादा जो वीडियोस हम भी देखते हैं उनमें ये चीज़ जो है काफ़ी वो प्रोमिनेंट और उभर के सामने आ रही है। और दूसरा, इकॉनमी के लिहाज से जो उन्होंने बात की, तो वाकई बांग्लादेश की इकॉनमी जो है वो ऊपर से ऊपर जाती जा रही है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। फ्रेंड्स, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लगी है। बांग्लादेश की जो जीडीपी था हर लिहाज से पर कैपिटा इंडिया और पाकिस्तान दोनों से आगे चला गया है। उसको पाकिस्तान के लोग भी ये मान रहे हैं, इंडियन भी मान रहे हैं, क्योंकि जो सच होता है वही होता है। और एक वो मज़हब के हवाले से थोड़ी सी बात कर रहे थे, उस हवाले से हमें नहीं पता कि बांग्लादेश में क्या प्रॉब्लम है और इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन किसी भी कंट्री में माइनॉरिटीज़ को भी आज़ादी होनी चाहिए और मुसलमानों को भी आज़ादी होनी चाहिए, वो अपनी इबादत करें। माइनॉरिटी को भी आज़ादी होनी चाहिए। जो स्टेट के रूल होने चाहिए उस पर फॉलो होने चाहिए, तो उस पर अगर अमल होगा तो तभी अमन होगा। बाकी जो वार की बात उन्होंने की, कुछ काफ़ी ऐसी बातें उन्होंने बताई कि वो सैड बातें थी, लेकिन जो अभी बातें गुजर चुकी हैं वो गुजर चुकी हैं। और अभी बांग्लादेश पाकिस्तान फ्रेंडशिप के सेमिनार्स भी हो रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आगे इंशाल्लाह हमारा रिलेशन अच्छा ही होगा। और बांग्लादेश की तरक्की का देख के बड़ी खुशी होती है, हमें भी बांग्लादेश से सीखना चाहिए। वो बता रहे थे कि अमेरिकन ने बोला था कि बांग्लादेश जो है ना बेसलेस बास्केट होगा, इस तरह का कुछ जुमला उन्होंने बोला था, तो उसके मुंह पे तो तमाचा ही मारा है एक तरह से। बांग्लादेश ने साबित कर दिया है कि हम इकॉनमी बन गए हैं एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी। ज़बरदस्त। जी, तो जैसे वो कह रहे थे कि इंडिया में यही हो रहा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ,
अभी इसी बात का झगड़ा चल रहा है। तो काफ़ी जगहों पे अभी तक ऐसा ही है कि लड़कियों को जो है वो लोग आगे नहीं आने देते। और बांग्लादेश की जब से हम वीडियोस देख रहे हैं तब से जो है हमें पता लगा कि उनकी जो वुमेन्स हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो काम कर रही हैं और वो काफ़ी पैशन के साथ अपना काम करती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इंडियंस भी मानते हैं इसको कि बांग्लादेश ने जो है काफ़ी तरक्की की है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप टाइमली वीडियो देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।